डूबे खेत, डूबे घर द्वार। एक बार फिर वही हाहाकार। डूब गया आधा बिहार। डूब गया सब्जी लाना, रहने का ठहार नहीं है वहाँ जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मैं मौजूद हूं बिहार के सीतामढ़ी में। बसंतपुर गांव है ये। अलग अलग जगहों पर सैदपुर, मुजफ्फरपुर के और आई गांव, अलग अलग जगहों पर हम पहुंचे और इस वक्त सीतामढ़ी के बसंतपुर में हम मौजूद हैं। शाम के इस पहर में भी जिंदगी किस तरह से जीने को लोग मजबूर हैं, उसका नजारा आप देख सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो भी अपना खाने पीने का सामान किसी तरह से कुछ लेकर सब सड़क किनारे ही बसेरा कर रहे हैं, क्योंकि घरों में पानी घुसा हुआ है। उनके लिए यहाँ पर रहना मुश्किल है। तो आज शाम के इस पहर रहिए मेरे साथ, आप भी देखिए कि जब बिहार में बाढ़ की त्रासदी आती है लोग किस तरह से जीने को मजबूर होते हैं। इनकी परेशानियां, इनका दर्द क्या है, आज जरा करीब से आज तक पर देखिए। खाने पीने की मुश्किल है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है पीने के पानी की। बच्चों की मुश्किलें अपार हो जाती हैं, बुजुर्गों के लिए यहाँ पर निकलना मुश्किल हो जाता है, सड़कों पर रहना, 10 तरह के यहाँ पर झमेले। पानी इतना ज्यादा है, घरों में घुसा हुआ है, सामान का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ खाने पीने की किल्लत है। इन तमाम चीजों के बीच सबसे ज्यादा बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। इनका दर्द अपार है। बाढ़ के दिनों में अगर बिहार के इन इलाकों में आप पहुंचेंगे तो आपको जिंदगी की ऐसी सच्चाई दिखेगी जिससे उबर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह की अमानवीय परिस्थितियों में जीने को ये तमाम लोग गांव के मजबूर हैं। क्योंकि देखिए 24 घंटे के अंदर अगर 7 तटबांध टूटे, एक तटबंध ऐसा ही हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में भी, जहां पर मैं पहुंची थी। पूरा तटबंध है और वो अचानक लगभग 200 मीटर तक गायब हो जाता है, क्योंकि इतना तेज पानी का बहाव था। पूरा तटबंध लेकर वो और कंक्रीट के बड़े बड़े मकान वहां से अब गायब हो चुके हैं। इस तरह का फोर्स था पानी का। 29 सितंबर की रात जब लगातार यहाँ पर बारिश हुई थी, लगभग सामान्य से 205% ज्यादा। अब तमाम वजहों पर पहुंची है। नेपाल में लगभग 70 घंटे तक लगातार 2-3 दिन तक बारिश हुई। 3 जो अलग अलग बराज हैं उनमें खास तौर पर वीरपुर बराज हो, जो जिससे कोसी में पानी गया, कोसी क्रोधित है। वहीं गंडक में जिससे वाल्मीकि बराज से आता है पानी, उसमें 5.5 लाख क्यूसेक, 6.5 लाख क्यूसेक पानी। अचानक ये भारी बारिश, जैसे समझिए बाढ़ ने तबाही की एक पूरी कहानी लिखा दी। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, लोग अभी भी बेहाल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने हवाई दौरा किया है, लेकिन राहत कार्य क्या वाकई हो पा रहा है? लोगों की मुश्किलें आसान हो रही हैं? पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें परेशान करती हैं। 4 दिन से है, 4 दिन से भूखने प्यासे रोड पर रहते हैं। ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं। हमारा घर अंदर में डूब चुका है। मेरा घर डूब चुका है, पूरा घर डूब चुका है। हमको तो भीतर नहीं देता, भूखे मरता है बाले बच्चे। ये तस्वीरें सवाल भी खड़े करती हैं। कहीं खाने का कोई सारा अनाज सड़ गए, कुछ भी नहीं बचा हुआ। सबका सब खत्म है, कैसे बना कर खाएगा? विभाग द्वारा किया नहीं गया कुछ, और प्रशासन द्वारा जब ग्रामीण लोग करना चाहे तो उनको रोक दिया गया। हर साल ऐसा मंजर होता है, हर साल जिंदगी जूझती है, हर साल आंसू पोंछे जाते हैं, दावे और दिखावे होते हैं, मगर हालात नहीं बदलते और ना ही बदलती है इन लोगों की बेबसी। बिहार हर बरस ये त्रासदी यहाँ पर आती है, हर बरस। आप सोचिए कि इन महीनों में जब भारी बारिश, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, यहाँ के लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर रहते हैं। सड़कों पर 4-4, 5-5 दिन से वो जिंदगी काट रहे हैं, अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग इसकी वजह से झेलते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं। आखिर कहां पर गलत सब कुछ हो रहा है? अगर तटबंध लगभग 3790 किलोमीटर का अनेकों नदियों पर पूरे बिहार में बनाया गया है, तो वो तटबंध भी क्यों फेल हो रहे हैं?
क्यों बिहार की जनता को इस अभिशाप से कोई मुक्त नहीं करा पा रहा है? उत्तरी बिहार के अधिकतर जिले आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। नेपाल से तबाही आती है, बिहार को बहा ले जाती है, सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाती है। हर बार कोई न कोई आश्वासन मिलता है, नई नई उम्मीद भी बनती है, लेकिन कोसी के इलाकों की सूरत नहीं बदलती। सीतामढ़ी में ही क्योला गांव में है और ये पानी भर गया है। ये आप ही का घर है? हाँ, हमार घर है। तू गट्टा पर नाती के ले लेती हमारा नवल सहनी नाती है। तू गरकरा बामतारी न है तो वो पोस बाल के हम रख लेती। और आप ही रहते हैं, संभालते हैं? हाँ हाँ। दिक्कत हो रहा है, सब हाईवे सड़क पे रह रहे हैं। हाँ, सड़क पर सब भाग पुतो नहीं है, चल गए। ओकरा बामतारी न है, नाती पुते चल गए तो ओकरा के हमरा दियो। एक दो नहीं, 16 जिले डूबे हैं। उत्तर बिहार का ज्यादातर इलाका जलमग्न है, लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनका यहाँ पर घर था और घर उजड़ गया? हाथ उठाइए। घर उजड़। हमारा नाम हुआ राकेश कुमार, वर्तमान में हम पंचायत के सरपंच हैं। 29 तारीख को 7-8 के बीच में बांध टूटा। 2 दिन पहले से रिसाव हो रहा था। हम लोग बागमती विभाग को सूचना दिए, इनके पदाधिकारी को सूचना दिए। 1-2 दमकल का पानी था, लेकिन उन आए खाना पूर्ति कर चले गए, 2-4-10 बोरा रखकर। आपका घर कहाँ पे था? हमारा एकदम फ्रंट पर था, मेरा फ्रंट पर था। यहाँ पे ये टूटा यहीं पर था? फ्रंट पर मेरा था। मेरा नामो निशान नहीं है, सारा घर रह गया। जिंदगी का मतलब बुझे जो सारा हमारा परिवार करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। और इस 10 मकान था, वो भी सारा सामान जमीन दोज हो गया। सिर्फ लोग जान बचा कर भागा। न रहने के लिए जगह है, न पेट भरने का कोई उपाय। सरकारी मदद की आस है, उसमें भी नाउम्मीदी का विश्वास है। पन्नियों में बंद अनाज की मुट्ठियों में अगर इतनी सारी जिंदगी आश्रित हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की त्रासदी का इस वक्त बिहार सामना कर रहा है। हम सीतामढ़ी के कोराली गांव में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सभी लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं इस आस में कि एक जो गठरी है अनाज की वो उनके परिवारों के लिए मिल जाए। कितना दिन से यहाँ पर बाढ़ आया हुआ है? क्या दिक्कत? 4 दिन से। कितना दिक्कत का सामना? बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ भी नहीं घर में है, न पन्ने न तन्ने। घर में पानी भरा हुआ है? जी हाँ, घर में पानी भरा हुआ है। घर में पानी भरा हुआ है, घर गिर गया है। जी हाँ। बच्चा है आपका? हमारा 2 बच्चा है, हम लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं अभी। 8 जाने से आती है, एको पानिया तनिया न है। जब बिछा आज कुछ मिल नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। 52 सेना और वायुसेना की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर आते हैं, मदद लाते हैं। कुछ लोगों को खाने का सामान मिलता है, कुछ पानी में डूब जाता है। मुजफ्फरपुर में मदद लेकर आया हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया। फिर लोगों ने उस गिरे हेलीकॉप्टर में से राहत का सामान निकालना शुरू किया। चॉपर जिससे राहत सामग्री बांटी जा रही थी उसकी क्या हालत है वो आप देख ही रहे हैं। और चश्मदीदों ने बताया उधर से जब ये चॉपर आ रहा था तो फ्यूल लीकेज लोगों ने देखा और इसमें जर्क्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। फिर बांस यहाँ पर बीच में है जिससे वो टकराया। उसके कई जो उसके विंग्स थे वो टूट के गिरे, जिसके बाद आप देख रहे हैं, ये देखिए विंग्स का क्या हाल हुआ है चॉपर का, जिसके सहारे वो टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करती है। उसकी क्या हालत है, क्या हश हुआ है। पूरे सिस्टम ऐसे गेट खोलकर, ये आप सामने वाला पार्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे कीजिएगा भैया, सामने वाला पार्ट देख रहे हैं जिसमें जहां पायलट बैठते हैं और उनके साथ जो को पैसेंजर होता है, पीछे के 2 लोग बैठे हुए थे, कुल 4 लोग थे। उनको फिर यहाँ पर स्थानीय लोगों ने यहाँ से निकाला और उनकी जिंदगी किसी तरह से बच पाई। खगड़िया का हाल देखिए, घर द्वार स्कूल सड़क सब डूब गए। वहाँ बसने वाली आबादी डूब रही है। नाव जिंदगी का अहम हिस्सा है, अभी यही आवाजाही का साधन है। हर तरफ नजर आता है बस पानी ही पानी। दरभंगा का दर्द भी खड़िया से अलग नहीं है, वहाँ भी गंभीर हालात है। कोसी का तांडव मचा है, कमला नदी भी कहर बरपा रही है। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, गांव की सड़कों पर नाव चल रही है। कोसी नदी पर बना बांध टूटने का पूरा इलाका सहमा हुआ है। बांध के सामने पड़ने वाले सड़क पुल का बड़ा हिस्सा भी उफनती लहरों के सामने बेदम हो गया। इस आफत से कई गांवों को, सैकड़ों मकानों को डुबो दिया। ये दरभंगा का जमालपुर इलाका, यहाँ स्कूल की इमारत जलमग्न है।
94 स्कूलों पर ताला जड़ दिया गया है। प्रशासन का फैसला है कि अब वहां पढ़ाने वाले शिक्षक बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे राहत कार्यों में हाथ बटाएंगे। अब सुपौल देखिए, रिहायशी इलाकों में 3 से 5 फीट पानी भरा है। मदद के अभाव में लोग बेबस लाचार हैं। सहरसा में हालात खराब है। बर्बादी की तस्वीरें दूर दूर तक नजर आ रही हैं। ज्यादातर घर पानी में डूबे हैं। इस बार बाढ़ की विभीषिका ने जो त्राहिमाम मचाया है, उसकी तस्वीर जो है हम लगातार दिखा रहे हैं। और हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, वो दरअसल बहुत लोग हैरान हो जाएंगे कि कहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हम जहां मौजूद हैं, दरअसल ये एक पुलिस स्टेशन है। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ देखिए, ये जलई थाना है, सहरसा जिले में पड़ता है। और ये पूरा थाना जो है, ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ देखिए आप, ये थाना जो है 3 से 4 फुट का पानी जो है वो अंदर जो है घर अंदर जा चुका है। और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है पूरी तरीके से जो है वो पानी में डूबा हुआ है। हालांकि जो फर्स्ट फ्लोर है वहां तक अभी पानी नहीं पहुंचा है। इस साल 16 जिलों के 12 लाख से ज्यादा लोगों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यही है कि 3 बड़ी वजहों से बाढ़ की ये त्रासदी एक बार फिर से बिहार की जनता पर आफत बन के बरसी है। सबसे पहली वजह, क्योंकि लगभग 70 घंटे तक नेपाल, हम सीतामढ़ी में हैं और सीधे आगे नेपाल है, लगभग 70 घंटे तक लगातार नेपाल में बारिश होती रही। 2 बराज जो कि सबसे बड़े और महत्वपूर्ण है, कोसी बीरपुर बराज, जिसमें लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दूसरा वाल्मीकि नगर बराज, जिसे गंडक नदी में पानी जाता है, उसमें लगभग 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। ऊपर से 205% ज्यादा सामान्य से बारिश होना। 29 सितंबर की वो रात यहाँ पर किस तरह से लोगों के लिए बर्फी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 29 सितंबर को ही रिकॉर्ड बारिश यहाँ पर हुई। धीरे धीरे पानी रिसने लगा और फिर ये पूरा तटबंध यहाँ से वहां तक आप देख रहे हैं। रास्ते में इस तटबंध के उस पार जितने मकान थे वो सब कुछ बह गए हैं, उजड़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम कंक्रीट के मकान जो इस पूरे इलाके में मौजूद थे, वो सब बह गए हैं। उनका नामो निशान तक मिट चुका है। लोगों की मुश्किलें और परेशानियां खत्म नहीं हो रही। मुझे इस सरकार से, ना तो केंद्र की सरकार से कोई उम्मीद है, ना राज्य की सरकार से उम्मीद है, क्योंकि बाढ़ कोई पहली बार नहीं आई है बिहार में। प्रत्येक वर्ष इस समय बाढ़ आता है, तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि किसी को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, एक ही बात उन्होंने कही है कि राजकोष जो है उस पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो है आपदा पीड़ित लोगों का। और जब भी बिहार में आपदा आई है पिछले 20 वर्षों में, उन्होंने राजकोष को खुला छोड़ दिया। वहाँ जो हम अभी खुद भी, मेरे क्षेत्र में भी बाढ़ आई थी, हम गए थे वहाँ। ये आरोप लगाना अलग बात है। तमाम सियासत के बीच सरकारी महकमा हालात को काबू में करने लगा है। राज्य के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले हवाई सर्वे किया, लेकिन सवाल है कि कब तक कोसी के अभिशाप का स्थायी समाधान निकलेगा। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी हमारे साथ इस वक्त सांसद पूर्णिया जुड़ गए हैं। सुपौल से मुझे बताया जा रहा है वो जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है। प्रेमचंद्र मिश्र जी बहुत लंबे वक्त बाद आप आए हैं, हल्ला बोल में स्वागत है आपका, प्रवक्ता कांग्रेस के। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के, और कंचना जी आपका स्वागत है, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले पप्पू यादव जी आपके पास आना चाहती हूँ। मैं इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बसंतपुर ये गाँव है, मतलब शाम के इस पहर में जाकर और भी जोर से ये बात हिट करती है कि किस तरह की परेशानियों का लोग सामना कर रहे हैं। क्या मतलब किया जा सकता है, क्योंकि जब इस तरह से बारिश बहुत ज्यादा हो, बराज। अंजना जी बोलिए पप्पू जी। आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। मैं अभी सहरसा के नवहट्टा के केदमी में, कल मैं जमालपुर दरभंगा में था, अभी मैं कुशेश्वर जा रहा हूँ। कल मैं सुपौल में था, परसों जमालपुर में थे जब मेरे पिताजी कार्यक्रम भी हम नहीं किए और हम जमालपुर पहुंचे। जो मैं सिर्फ बिना किसी चीज के, मैं 2 बात 3 बात सिर्फ आपके माध्यम से बताऊंगा कि नेपाल से हम डर क्यों रहे हैं। एक, नेपाल हाई डैम का प्रॉब्लम क्या है।
दो, तीसरा चीज एमजे अकबर के पहले से लेकर के आज तक हाई डैम और इस इलाके का जो 11,000 करोड़ रुपया की हाई तबाही लोग मचाते हैं, और कुछ पार्टी के लोग ये कभी कभी राजनीति करने लगते हैं। मुझे तकलीफ होती है कि इतना राशन, इतना सवाल राशन का नहीं है, सवाल मैं अकेला राशन दे दूंगा, जितना बिहार सरकार के पास पैसा है उतना मैं कोसी सीमांचल को राशन देने की ताकत रखता हूँ। ये हमको राशन नहीं दिखाएं। हम जानना चाहते हैं कि 72 घंटा पहले या 72 घंटा से ज्यादा पहले इनको खबर थी, तो फिर लाखों मवेशी क्यों बह गए, 7 तटबंध क्यों टूटे, 6,63,000 पानी पहले 56 साल पहले 8,23,32,000 पानी को रेस्क्यू किया गया था। उस वक्त कोसी की क्षमता थी लगभग 5.5 पौने 6 लाख की। आज कोसी को पानी लेने की क्षमता है 2.5 लाख की, मात्र 2.5 से पौने 3 लाख की। एक दूसरा, आपने कोई घर नहीं बचा, कोई नहीं बची, पप्पू जी आज मैं पहुंची थी वहां पर। देखिए ना, सीतामढ़ी में जो रूनी सैदपुर गांव है, जहां पर एक तटबंध, 7 तटबंध में से 24 घंटे में 7 तटबंध टूटा, उसमें से एक तटबंध पर मैं गई थी, उसकी तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर लोगों ने बताया कि उनको लग रहा था पानी लगातार रिस रहा था। उन्होंने कोशिश की वहां पर स्थानीय जो अथॉरिटी है उसको बताने की कि इसको रोकिए, कम से कम आप मत रोकिए तो हम लोग को करने दीजिए, हम लोग इधर से इसको मजबूत करेंगे। तो उनको बोला गया बांध में कुछ भी करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ऐसे में वो डर गए और उसके बाद वो तटबंध टूटा और मतलब कंक्रीट के घर भी वहां पर बह गए। तो लैप्सेस तो बहुत सारी हैं और वो दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल है कि ये त्रासदी साल दर साल आती है। अब इसका क्या उपाय किया जाए, आप बताइए, क्योंकि जनता बार बार ये कहती है कि हर साल यही होता है। क्या ऐसा किया जा सकता है? तटबंध अपने आप में एक समस्या बन गई है। जब आजादी हुई थी तब लगभग 150 किलोमीटर तटबंध था। तब जितना हेक्टेयर जमीन धंसा हुआ था उससे कहीं ज्यादा अब धंसा हुआ है, जब 3,790 किलोमीटर का तटबंध है। तटबंध भी सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो अब इस अगर आप वाकई लोगों के बीच में गए हैं, इन तटबंधों पर आपने सर्वे किया है, तो आपका इनपुट क्या है, क्या किया जाना चाहिए वो बताइए। मैडम 2-3 बात है। सबसे पहले तो इनको जो सीवरेज है वो गड्ढे में है, नदी ऊंचा है, गंगा पहले से उफान पे रहती है। मैडम स्थिति इतनी बुरी है मैडम कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो नदी है कोसी या महानंदा या गंडक का जो बांध है, जो वर्ल्ड बैंक से बनी थी, मनमोहन सिंह के समय के पहले वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, तो जो वर्ल्ड बैंक से बनी वो बांध और कोसी में इक्वालिटी है, मात्र 1 हाथ ज्यादा है। आप दूसरी बात, गाइड बांध नहीं है मैडम। तो दूसरी चीज, स्पर जो है उसको बहुत लंबा करने की जरूरत है। एंटी इरोजन पर सालों भर काम होता है, अरबों खरबों रुपया ये ठेकेदार, पदाधिकारी और मंत्री नेता मिलकर के लूटते हैं मैडम, करोड़ों अरबों रुपया, करोड़ों अरबों। अभी तत्काल जरूरत किस बात की है कि सबसे पहले बांध को हाइट ऊंचा किया जाए, बहुत ज्यादा है। एक दूसरा, स्पर को लंबा किया जाए और चौड़ा किया जाए, तीसरा कंक्रीट किया जाए, चौथा नदियों का घाट निकाला जाए, पांचवा एक नया बैरेज या भीमपुर बैरेज पर जो घाट का जमाव है वो घाट निकालना, डिसिल्टिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए ना पप्पू यादव जी, चूंकि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ, आपने डिसिल्टिंग की बहुत जरूरी बात कही। आप कह रहे हैं कंक्रीट का ये पूरा तटबांध को करना है। एक बार मैं पूरे देश को ये तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मकसद यही होता है। अगर हम लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से आपको दिखा रहे हैं तो मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी जहां भी अपने मौजूद हैं, आप भी समझ पाइए कि किस तरह की परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। डर भय तो लोगों के मन से चला जाता है, क्योंकि त्रासदी इस तरह से उनको हिट करती है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, देखिए इस पानी में पैर रखने में डर लगे कि पता नहीं सांप बिच्छू कुछ यहाँ पर होगा, लेकिन डर भय सब दूर हो जाता है, क्योंकि अब इनको इस मुश्किल का हर साल सामना करना पड़ता है। हर बरस वही त्रासदी, कुछ नहीं बदलता है। आप सोचिए, मतलब मैं देख के एक वक्त को डर रही हूं कि ये दोनों बच्चियां पानी में जा रही हैं, न जाने क्या होगा। अंधेरा है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाना नहीं है इनके पास। सड़क पर जाकर वहां पर किसी तरह से चूल्हा वूल्हा बनाकर जो आसपास से खाना मिल पा रहा है वो खा रहे हैं। आधा सामान इनका घरों में बंद है इस वक्त, लेकिन इस तरह से ये बच्चियां अंधेरे में देखिए आप जा रही हैं।
यहाँ पर भी इतने सारे बच्चे, सब परिवार के लोग खड़े हैं। एक बार अगर इधर भी आप कैमरा दिखा सकें। मतलब इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बात वहीं पर आकर घूम जाती है कि आज नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ पर सरकार है। उनका शासन, उनका प्रशासन, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बीच लोगों के लिए ये मुश्किल खत्म नहीं होती है। ये सच है कि अचानक लगभग 205% ज्यादा बारिश 29 सितंबर को हुई, 70 घंटे तक लगातार नेपाल में हुई, बराज से बहुत पानी छोड़ा गया। लेकिन आपकी क्या तैयारी थी? उस वजह से 7 तटबंध टूट गए। अब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पप्पू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, तो डॉक्टर अजय आलोक, आप लोगों का पटना दिल्ली से निकलना हो पाता है? मतलब बाढ़ प्रभावित इलाकों में आकर आपने लोगों का हाल देखा, और जो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर पप्पू यादव जी भी कह रहे थे, मतलब ऐसा ठोस क्या किया जा सके कि हम इस त्रासदी को बार बार होने से रोक सके? मतलब लोगों के मन में यही आता है कि कोई तो तरीका होगा। देखिए अंजना जी, 2007 में जब कोसी त्रासदी हुई थी तब भी इस पे बहुत मंथन हुआ था। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने, बाद में नरेंद्र मोदी हमारी सरकार ने बहुत कॉन्क्रीट पहल की है नेपाल में हाई डैम बनाने के लिए। और पप्पू जी जो कह रहे थे कि गाद, क्योंकि नदियों की गहराई कम हो गई है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हर रिवर का कम हो चुका है। आप उत्तरी बिहार में जहां पे तो हर साल बाढ़ आता ही है, आप अपने जिला के देखिए, बक्सर में पहले बाढ़ नहीं आती थी, अब बक्सर भोजपुर में भी सोन का पानी फेंक देता है। ये रीजन यही है कि नदियों का गाद हटाना, डीसिल्टिंग करना सबसे जरूरी है किसी भी एरिया में। और नेपाल में हाई डैम कंस्ट्रक्शन, उसके साथ बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रश्न हैं जिन पे केंद्र सरकार अभी मंथन कर रही है। हमारा जल शक्ति मंत्रालय और नेपाल सरकार उस पर मंथन कर रहा है कि बिना इकोलॉजिकल डैमेज किए हुए हम हाई डैम कैसे बना सकते हैं कोसी के लिए। इस बार तो खैर स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि कोसी बराज के ऊपर पानी आ गया, आवागमन बंद करना पड़ा, इसलिए बराज का गेट खुलना तो बिल्कुल मजबूरी थी। और इसीलिए 6 लाख पानी, मतलब ये 1967 के बाद ये सबसे ज्यादा डिस्चार्ज हुआ है। अब ये न्यू डिस्चार्ज रिकॉर्ड लेवल हो चुका है, 6.5 लाख क्यूसेक जो डिस्चार्ज किया गया। तो ये तमाम इश्यूज हैं। अब डेफिनेटली इसमें कुछ मानवीय भूल भी हुई है, जैसे कि आपके वो बता रहे थे दर्शक जो पीड़ित हैं कि रिसाव होना शुरू हो गया था। उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को बताया, गांव वाले वॉलंटियर करने को भी तैयार थे, लेकिन उन्हें कह दिया गया कि भाई आप लोग बांध मत छुइए, नहीं तो FIR हो जाएगी, इसलिए उन्होंने नहीं छुआ। ये सब लोकल लेवल पे इनिशियली चूक हुई होगी डेफिनेटली, अगर पीड़ित ये बात बोल रहे हैं तो। खैर अभी तो मौका है कि हम लोग रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कैसे करें, अभी रिलीफ देने का काम, तो उसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह सजग है, केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग है। आज उसी में एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। अभी है कि लोगों को जल्दी से जल्दी हम राहत कैसे पाएं, क्योंकि पानी घटना शुरू हो गया है। पानी घटने के बाद जो महामारी आती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे कि आपने कहा कहां से सांप बिच्छू निकलेगा, क्या होगा नहीं होगा, तो मेडिकल टीम पूरी अलर्ट है, हर जगह भेजा जा रहा है, मोबाइल यूनिट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, और आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पूरी इसमें लगा हुआ है, पूरा स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है, मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं, हमारे दोनों मुख्यमंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग नहीं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो BMP हो, बिहार मिलिट्री पुलिस हो, जहां पर चॉपर गिरा था अजय आलोक जी, वहां पर भी बिहार मिलिट्री पुलिस के लोग उस पर तैनात थे। वहां पर लोगों ने, गांव वालों ने कूदकर पानी में, जब चॉपर क्रैश किया तो उनको बचाया, राहत कार्य वालों को SDRF NDRF की टीमें लगी हुई है। आर्मी के लोग मुझे जगह जगह पर दिखे जो सहायता पहुंचा रहे हैं, BMP के लोग हैं जो सहायता पहुंचा रहे हैं, रैफ्ट्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कोई नाव नहीं है। अब देखिए ना, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर एक नाव होता तो कम से कम इस तरह से अपनी जिंदगी में, इतने बुजुर्ग लोग हैं, मतलब आंखें नम हो जाती हैं कि इनको जिंदगी में क्या कुछ देखना पड़ा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह की, मतलब जैसे जो हम बार बार कहते हैं कि आज भी एक हिंदुस्तान है जो गांवों में बसता है, उसकी मुश्किलों से सब अनजान रहते हैं, उसकी आपको बात समझ में आती है जब आप ऐसी जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन 2-3 सवाल आपसे और है जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। आपने खुद ही कहा डीसिल्टिंग करना जरूरी है, आपने खुद ही कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जो है उन्होंने लापरवाही की, उल्टा कहा गांव वालों को कि अगर आपने यहाँ पर कुछ किया तो हम FIR आपके खिलाफ दर्ज करेंगे। ये कौन करेगा? आप सरकार है हुजूर, आपकी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ सरकार चल रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पे ये तो फुटबॉल का गेम चलता रहेगा ना, क्योंकि नीतीश कुमार पहले RJD के साथ थे तो RJD वालों से पूछिए, अब BJP से पूछिए, किससे पूछिए, जनता को समझ ही नहीं आता। यहाँ पे देखिए अंजना जी, मैं अभी राजनीतिक दोषारोपण और राजनीतिक आरोपों पे जा ही नहीं रहा। अभी हमारा मुख्य काम है, जो होना था हो गया। लापरवाही एक सामने आई है, आपके सामने दर्शक कैमरा पे वो बोल रहे हैं पीड़ित कि 3 दिन पहले से रिसाव हो रहा था, मैं अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने सुना नहीं, धमका दिया। तो ये निश्चित तौर पर लापरवाही है। वो कौन अधिकारी हैं
क्या हैं, इसकी जांच करके उन पर कार्रवाई होगी, वो बात की बात है। अभी करंटली प्रायोरिटी क्या है? हर समय की प्रायोरिटी थी, अभी हमारे करंट प्रायोरिटी ये है कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाएं। अभी आपने कहा कि जहां पे आप हैं वहां नाव नहीं है, अब ये सुन रहे होंगे अधिकारी, वो वहां पे कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। एक पूरा मैनेजमेंट है हमारा, आपदा प्रबंधन बिहार का बहुत अच्छा है, मैं ये कहूंगा कम समय में बहुत फास्ट एक्ट करता है। हमारी एसडीआरएफ की टीम भी बहुत अच्छी है, एनडीआरएफ की टीम वहां पे ऑलरेडी स्टेशन है। 16 जिले हैं, एक जिला नहीं है कि एक जिला में। एक और छोटा सा प्रश्न है अजय आलोक जी, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। 58,000 करोड़ का पैकेज आपने कहा कि आपने बिहार को दिया है, 58,000 करोड़ का पैकेज, जिसमें 11,000 करोड़ राहत कार्य के लिए थे, बाढ़ के लिए। आपको लगता है कि वो 11,000 करोड़ इस्तेमाल हो रहा है बाढ़ के राहत कार्य के लिए या बाढ़ से लड़ने के लिए? क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं पानी से। देखिए, 5,938 करोड़ होम मिनिस्ट्री ने आज रिलीज किए हैं वेस्ट बंगाल और बिहार के लिए, और जो 11,500 करोड़ की आप बात कर रही हैं जो बजट में प्रोविजन किया गया था टू कॉम्बैट द फ्लड मेनास, उस पे निश्चित तौर पे जल शक्ति मंत्रालय, जैसे मैंने कहा कि नेपाल से भी आधिकारिक तौर पे उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है कि हम हाई डैम कैसे बना सके बिना इकोलॉजिकल डैमेज किए हुए। प्लस नेपाल की साइड में डिसिल्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि कोसी बराज जो है हमारा बीरपुर साइड वाला, वो नेपाल में उसका ज्यादा हिस्सा पड़ता है। तो उनसे बात करके डिसिल्टिंग वहां पे कैसे की जाए, क्योंकि ये पहाड़ से पानी आता है, आम नदियों के अपेक्षा इसमें गाद ज्यादा होती है। इसका एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि आम नदियों के अनुसार इसमें हमेशा गाद ज्यादा रहती है, तो कंटिन्यूअस डिसिल्टिंग की जरूरत है। उसके बाद बराज के बाद वाले हिस्से में भी डिसिल्टिंग करना और उनको ड्रेजिंग करना, क्योंकि नदियों की गहराई कम हो गई है, इसलिए पानी फैल जल्दी जाता है। ये सभी नदियों के साथ यही प्रॉब्लम है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। तो केंद्र सरकार इसमें गंभीरता से मंथन करके। कंचना यादव हमारे साथ जुड़ी है क्या? कंचना यादव जुड़ी हुई हैं, और क्या राजीव रंजन जुड़े हुए हैं? मुझे बताया गया था राजीव जी नहीं है, फिर मुझे बताया नहीं आपने कि राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े। मैं जुड़ा हुआ हूँ अंजना जी। ठीक है, आप जुड़े हुए हैं। मैं चूंकि ऐसे गांव से कर रही हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसीलिए जी मैं समझ सकता हूँ। जवाबदेही अल्टीमेटली देखिए नीतीश बाबू की ही बनती है। राजीव जी, आज ये त्रासदी लोग झेलने को मजबूर हैं, मैं ये मानती हूँ, और ये हर कोई जानता है कि बारिश और जिस तरह से यहाँ पर परिस्थितियां हैं, चाहे वो कोसी नदी हो, बागमती हो, गंडक हो, इस तरह का उफान हर बरस आता है। लेकिन जो इस बार की परिस्थितियां हैं वो बहुत भयावह हैं। तो महिलाओं को हम देख रहे हैं किस तरह से शाम के पहर में बर्तन लेके अपने घरों से पानी में होकर आ रही हैं। ना तो, और 7 तटबंध का 24 घंटे के अंदर टूटना। हमने रिपोर्ट में दिखाया, लोग कह रहे थे कि हमने वहां पे अथॉरिटीज को कंप्लेन किया था, किसी ने सुध नहीं ली। आखिर कैसे ये ठीक होगा, ये कैसे बदलेगा? और इन इलाकों में नाव वगैरह नहीं है, बहुत जिंदगी को रिस्क में डाल के लोग रात में भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत परिस्थिति खराब है भाई। देखिए, आपने काफी विस्तार के साथ और काफी संतुलित तरीके से जो जलवायु परिवर्तन की जो दुश्वारियां हैं और जिन कठिनाइयों की वजह से नेपाल से जिस तरह से जो डिस्चार्ज हुआ, जिस तरह से वहां 12 लाख से ज्यादा क्यूसेक वाटर का 2 स्थानों से डिस्चार्ज हुआ है, और उसके बाद 70 घंटे तक लगातार बारिश का होना, निसंदेह उसके बाद बिहार में 200% से ज्यादा बारिश का दर्ज होना, ये असामान्य स्थितियां हैं। और ये पिछले मतलब 5.5 दशक में बिहार में ऐसी स्थिति नहीं आई थी। जो आपदा प्रबंधन को लेकर एक सुविचारित तंत्र जिस पर काम करता है, उनकी तैयारियां और उसके मुकाबले विभीषिका का जो स्वरूप था वो बहुत ही भयावह होकर के उभरा, और जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने करना शुरू किया। जल संसाधन मंत्री ने एक तटबंध का दौरा करने के बाद बताया कि उससे 5 मीटर ऊपर तक पानी निकल रहा था। वैसी स्थिति में तटबंध को बचाया जाना बिल्कुल ही संभव नहीं था, और ये एक अप्रत्याशित स्थिति थी। अब जिस तरह से, चूंकि जानकारियां आप खुद दिखला रही हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर नाव की परेशानी हो सकती है, लेकिन 840 नाव, वहां नावों का परिचालन हो रहा है। बोट एम्बुलेंस के जरिए जो मेडिकल टीम है वो सब जगह पहुंचने का काम कर रही है। और कल्पना कीजिए, बिहार में सड़कों का जो जाल बिछा, जहां भी सड़कें ऑपरेशनल हैं वहां सड़कों के जरिए, और जहां नाव के जरिए हो सकता है, लोगों को लाने ले जाने का काम हो रहा है। कम्युनिटी किचन्स अपना काम कर रहे हैं, राहत केंद्रों के जरिए काम हो रहा है। और साथ साथ अभी 11,500 करोड़ रुपए के जो बजटीय प्रावधान की चर्चा हम कर रहे थे, निसंदेह इसमें जो शील्ड को लेकर के बातें कही गई हैं,
गाद प्रबंधन को लेकर, सिल्ट मैनेजमेंट, और जो एक वैज्ञानिक स्वरूप हो सकता है बाढ़ के प्रबंधन को लेकर, एक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच के साथ इसको करने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं पर हाई डैम्स के साथ आने की जो दुश्वारियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो भी आपके सामने अजय आलोक जी ने भी कहा कि उसमें कुछ इकोलॉजिकल जो कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस कर रही है भारत सरकार। और बिहार सरकार ने तो हाई डैम्स को लेकर के बार बार कहा था, उस समय भी जब हम लोग त्रिपक्षीय जो संधि का जो 2 पक्षीय स्वरूप है उसमें हम लोग बार बार बोलते थे बिहार को उसमें शामिल किया जाए, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य बिहार है नेपाल की वजह से, तो नेपाल के साथ मजबूती के साथ बिहार अपना पक्ष रख पाए। तो हालात बदल रहे हैं और मुझे लगता है बारिश जिस तरह से ये जो पानी उतर रहा है बाढ़ का, तो अब जो फौरी चुनौती है वो इनके पुनर्वास को लेकर के है, महामारी नहीं फैले, ब्लीचिंग पाउडर्स वगैरह सब जगह पुनर्वास को लेकर है, बीमारियों को लेकर है, महामारी को रोकने को लेकर है, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि जिन इलाकों से मैं गुजरी हूँ धीरे धीरे अब पानी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, जो स्तर है वो पानी का नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी भी इतनी मुश्किलें हैं कि मतलब अपार मुश्किलें हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं अपने घरों में महफूज बैठकर। कंचना जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। विपक्ष के तौर पर सरकार के कामकाज में, बाढ़ प्रबंधन में कौन सी वो कमियां हैं जो आप सार्थक रूप से बताना चाहेंगी, जिस पर उनको जोर देना चाहिए, जिसकी वजह से शायद कुछ कमियां रह जाती हैं, लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? कौन सी वो 4-5 ऐसी चीजें हैं कंचना जी जो इस सरकार चूकी और उसकी वजह से ऐसी परिस्थिति आई? ये बहुत अच्छा है कि आप हमसे आज सवाल ये पूछ रही हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। विपक्ष को आईना दिखाना चाहिए सरकार को, ये आप खुद ही कह रही हैं, लेकिन जब हम आईना दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि हम राजनीति करते हैं। और सरकार के 2 घटक दल यहाँ पर बैठे हैं, अजय आलोक जी भी हैं और जदयू के भी प्रवक्ता जी हैं, और दोनों 2 बातें कह रहे हैं। एक जो है जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, ये उन लोगों को समझ में नहीं आएगा सर, जो अपना घर खो चुके हैं, जिनका घर डूब चुका है, जो मेहनत की बनाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी डूब चुकी है और उनके जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो डूब चुके हैं, ये उनको समझ में नहीं आएगा। जो आप भाषा आज उनको समझा रहे हैं, आप सरकार में हैं। और अजय आलोक जी ने तो एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ पर जो प्रशासन है वो फेल है, प्रशासन में जो अधिकारी हैं जिनके पास लोग गए हुए थे वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, और उन्होंने नहीं उनको हेल्प करने दिया, उल्टा FIR करने का कोशिश किया, उनको धमकी देने की कोशिश की। ये आप अजय आलोक जी आपने एक्सेप्ट किया है, और मुझे लगता है रियली होता है, रियली कि आप लोग एक्सेप्ट करते हो। आप धन्यवाद कि आपने ये एक्सेप्ट किया, लेकिन अगर एक्सेप्ट किया, आप सेंसिटिव हो या नहीं हो। प्रधानमंत्री जी वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, गृह मंत्री जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, उनको 11 लाख लोग जो 16 जिले में प्रभावित हो रहे हैं वहां पर जाने का समय नहीं है, निरीक्षण करने का उनके पास समय नहीं है कि एक हेलीकॉप्टर में और जाए निरीक्षण करे कितने लोग जो डूब रहे हैं, उनके मवेशी डूब रहे हैं, उनके क्रॉप्स डूब रहे हैं, जो सड़कों पर और हाई हिल्स पर रहने के लिए परेशान है, उनके लिए कुछ करें। तो आप लोग सेंसिटिव नहीं हो, राजनीति हमें नहीं करनी है, इस पर राजनीति हम नहीं करते। हम आपसे सोल्यूशन मांग रहे हैं, हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि आप सरकार हो। IMD है, NDRF है, तमाम संस्थाएं बनाई गई हैं आपदा काल से, ऐसे आपदा काल से निपटने के लिए। आप कहाँ पर थे जब हम कहते हैं कि डैम टूट रहा है, जब हम कहते हैं कि पुल टूट रहा है, तो आप कहते हो कि नहीं उसको चूहे खा रहे, इस तरह के आपके जवाब है। आज ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा जो परेशान है, आप उनके लिए सोल्यूशन क्या ला रहे हो और इसके बाद क्या सोल्यूशन ला रहे हो आप? आपका ये सही तरीका है, 2014 में इन्वेंट किया गया जवाब भी, उसके पहले कुछ नहीं था, और जो आया हम ही लेकर आए, उस पर नहीं। आप जो सिल्ट है उसको निकलवाइए, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नदियों को उसको बढ़ाइए, आप डैम बढ़ाइए, आप नेपाल से आप डिप्लोमेटिक रिलेशन से नेगोशिएट करिए। क्यों नहीं होता आपका? एक छोटा सा देश विश्व गुरु को आंखें दिखा रहा है, एक छोटा सा देश हमारे राज्य में तबाही मचा रहा है, आप कैसे हल कर रहे हैं इसका? आपको इस चीज का जवाब देना होगा, हमें राजनीति नहीं करनी। आप जो लोग डूब रहे हैं, जिनका घर डूब रहा है, आप उनको जवाब दीजिए, विपक्ष को जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको। विपक्ष में रहकर हम जितना कर सकते हैं हम उससे ज्यादा करेंगे, और जब हम सरकार में थे हम जितना कर सकते थे, लालू जी जितना कर सकते थे उससे ज्यादा किए थे, लेकिन आप लोग पूरी तरह से फेल हो चुके हो। 2 लोग यहाँ पर बैठे हो, दोनों 2 जवाब दे रहे हो, कोई भी सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, अपनी सरकार बचाने की तरफ बस जा रहे हो आप दोनों लोग। अंजना जी,
जी हाँ, जवाब दे लीजिए। अंजना जी, प्रेमचंद्र मिश्र जी एक बार बोल लें, उसके बाद से आप जवाब दीजिएगा। प्रेमचंद्र मिश्र जी, आपकी नजर में कौन कौन सी खामियां है, कौन सी खामियां है सरकार की तरफ से, क्या क्या कमी रही है? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कमी ये रही कि समय रहते जो इंतजाम करना चाहिए था सरकार को, वो नहीं हो पाता है। इस बार भी नहीं हुआ, पिछले बार भी नहीं हुआ। नीतीश जी को भी पता है कि बाढ़ आती है, सबको पता है, सरकार बैठे लोगों को भी, विपक्ष को भी, आम जनता को। तो बाढ़ से सुरक्षा के जो उपाय समय से पहले होना चाहिए। आज तटबंध 7 टूटे हैं, उसमें रिसाव पहले से आ रहा होगा। कई जगह ग्रामीणों ने, कई जगह वहाँ के इंजीनियर्स को लोगों ने रिपोर्ट किया, उसकी देखरेख अगर प्रॉपर हुई रहती तो बांधों को जिस संख्या में टूटा है उसे बचाया जा सकता था। तो मैं समझता हूँ ऐसा करने में एक बड़ी विफलता होगी। प्रॉपरली अभी भी आप एयर ड्रॉपिंग करते हैं, वो एयर ड्रॉपिंग आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जिन तक पहुंचना चाहिए। बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है, लेकिन ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये भी आपने देर से आरंभ किया, बहुत देर हो गया। मुख्यमंत्री जी एयर सर्वे 2 बार जरूर किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अगर समय रहते बांधों की एक बार निगरानी खुद अपने देखरेख में, अपनी उपस्थिति में करा दिए होते और प्रॉपर निर्देश दिए होते, और एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की कमी है बिहार में। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, 7 तटबंध टूटे हैं, कई जगह 14-15 पुल भी टूट गए, बाढ़ में नहीं, उससे पहले से टूट रहे। तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको जवाबदेह क्यों नहीं ठहराती सरकार? किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होती बिहार में, उल्टे उनको प्रमोशन दिया जाता है। पुल निर्माण निगम के एमडी को इंजीनियर एंड चीफ विजिलेंस बनाया गया बिहार में, और आप देखेंगे निकट भविष्य में एक और नया पद उनको मिलने जा रहा है, जो प्रपोजल बढ़ चुका है। तो अगर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको सजा नहीं दे रहे, पनिशमेंट नहीं दे रहे, तो क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज बिहार में आप आम जनता से पूछे, अंजना जी, ग्राउंड पर है, वहाँ पता कर लीजिए। प्रेमचंद्र जी जो मुश्किलें और कमियां सरकार के किनारे हैं, और जो कंचना जी ने कहा उस पर अजय आलोक जी आप जवाब दीजिए। आप हाथ उठा रहे थे जवाब देने के लिए, जवाब दीजिए। प्रेमचंद जी ने लगता है सुना नहीं ठीक से, आपने भी बोला और टेक्निकल टीम ने बताया, तटबंधों और बांधों के ऊपर 5 मीटर पानी बह रहा था। 3 दिन में ये किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 12 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होगा। बिहार में 2007 के बाद, कोसी के ट्रेजेडी के बाद से तटबंध और बांध इतने सुरक्षित थे, एक बार भी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है। ये भी एक सच्चाई है। इस बार तटबंधों के ऊपर से जब 5 मीटर पानी बहेगा तो कैसे आप तटबंध ऊंचा कर लेंगे भाई 3 दिन के अंदर? ये कोई सोच ही नहीं सकता था। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, राजनीतिक दोषारोपण अलग बात है। और कंचना जी, आप उतना ज्ञान दे रही हैं, तेजस्वी यादव को बोलिए ना दुबई का दौरा कैंसिल कर दें, वापस आए, राघोपुर जाएं, वहां भी बाढ़ आई हुई है, अपने क्षेत्र में जाते नहीं है। लालू जी की बात आप भूल गई, जब बिहार में आपका लालू जी का शासन था, बाढ़ आने का मतलब गंगा मैया तुम्हारे कदमों पे आई है, मछली मार के खाओ, ये अप्रोच था आप लोग का। आप बाढ़ पे कह रही कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, सरकार जवाब दे। हम तो जवाब दे ही रहे। एक्सेप्ट करना, कोई चीज को अगर अधिकारी ने नहीं सुना है और वो पीड़ित कह रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं बेवकूफ हूं ना? एक्सेप्ट करेंगे, उस अधिकारी पे कार्रवाई करेंगे। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि रिलीफ एंड रेस्क्यू वो जितनी जल्दी से जल्दी करें, रिहैबिलिटेशन बाद में होगा। जिनके भी घर पर बह गए हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अजय आलोक जी, और इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का, 2007 में कोसी के बाद का ट्रैक रिकॉर्ड है, रिहैबिलिटेशन और कॉम्पनसेशन जितनी अच्छे से बिहार सरकार ने दिया, किसी ने नहीं दिया। इसकी तारीफ भी हुई है हर जगह। नीतीश को याद कीजिए, 2007-8 में लोग कुलटनिया कुंटलवा बाबा कहने लगे थे, इतना ज्यादा नहीं दिया था। तो हमारा फोकस अभी राजनीति का नहीं है, हमारा फोकस है आज की तारीख में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन बाद में आएगा, पहले रिलीफ एंड रेस्क्यू। अब बाकी आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन तेजस्वी को बोलिए दुबई की छुट्टियां कैंसिल करें, वापस आए, थोड़ा क्षेत्र में घूमें। अजय आलोक जी, जो जवाब आप अपने घर में बैठ कर दे रहे हैं ना, वो जवाब आप वहां पर जाकर दीजिए जहाँ बोलिए कंचना जी, बोलिए जी मैं बोल रही हूँ अंजना जी। अजय आलोक जी जो जवाब यहाँ पर अपने रूम से, घर से बैठकर दे रहे हैं, ये जवाब ये वहां से जाकर दे जहाँ से अंजना जी लाइव कर रही है, लोगों को दिखा रही हैं। ये जवाब दीजिए, लोग वहां पर आपको अगर ऐसे ही जाने दे तो नेता पर कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं सुनिए, दुबई से आपके जो दुबई घूम रहे हैं उनको कुछ नहीं बोलेंगे। अजय आलोक जी सुन लीजिए, अशोक चौधरी जी दुबई से आए हैं और खूब मटन, मछली और फिर वो क्या दारू और खूब पी कर वहां से आए हैं, खूब फोटो में दिखाए, और आते ही क्या जवाब दिए कि हम फेल हैं, सरकार पहले से चौकन्ना रहती थी, ये नहीं करती, ऐसा नहीं होता, ये आपके मंत्री कह रहे हैं। तो आपके लिए रूम से बैठकर और हमारे लिए भी बहुत आसान है, लेकिन आप अगर आपकी ये जवाब दे और कुछ भी गलत होता है, पुल टूटे, तटबंध टूटे, कुछ भी टूटे, आप दो आप लोगों को सस्पेंड कर देंगे।
जांच इसी मानसिकता में जिंदा रहिए, यही आप लोग का भला करे। कभी जांच होती है? लालू जी में लालू जी गए सबको मदद करने, बताइए प्रधानमंत्री जी कहाँ है? बताइए उनको हरियाणा चुनाव। लालू जी तो मछली खिलाने जाते थे बाढ़ में, मछली मार के मारो, बंसी मार के मछली खाओ। आप जनता सब देख रही है, जनता पागल बंसी डाल के मछली खाओ। लालू जी बाढ़ में तो यही कहते थे। नहीं दिखा रहे ना आप, जितना जवाब। अरे तेजस्वी को बुला लीजिए ना, मेरे से इतना बहस करने की क्या जरूरत है? उनका अपना क्षेत्र राघोपुर डूब रहा है, वो सब दिख रहा है, वो सब दिख रहा है। तेजस्वी को बुला लीजिए ना, लेकिन 11 लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राघोपुर के एमएलए हैं, उनको बुलाइए ना। बोलिए दुबई की छुट्टियां कैंसिल करके लौट रहे हैं, हो गया काफी दिन हो गए। आप सभी का बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ रुकने के लिए। ठीक है, हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा था कि आज जिस तरह की त्रासदी लोग झेल रहे हैं, इस वजह से शायद हम राजनीति के शतरंज से अपने राजनेताओं को खींच के बाहर ला पाएंगे पानी के सैलाब में, जहां पर लोग मुश्किलों के बीच में जी रहे हैं। लेकिन अंत होते होते तू तड़ाक की नौबत आ ही जाती है, हर दिन ऐसी आती है बहस में। लेकिन एक बार फिर से हम सीतामढ़ी में, आप अपने घर में इस वक्त महफूज होंगे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। लेकिन आज की शाम एक ख्याल इन लोगों के नाम जरूर कीजिएगा जो बाढ़ की त्रासदी देश के अलग अलग हिस्सों में झेल रहे हैं, जिनके लिए अपार मुश्किलें हैं। मतलब एक एक रात एक एक बरस के समान है। सोचिए पानी के में इस तरह से मुश्किलों के बीच जीना। ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे चूंकि कैमरे मेरी तरफ लाइट है, आपको दिख नहीं रहा, ये सारे लोग दोनों तरफ देखिए इस तरह से मौजूद हैं और इनको ये रात ऐसे ही काटनी है। कोई सुविधा इनके पास नहीं है, ना बिजली है, ना पीने का पानी है साफ, खाना वगैरह जो इनको राहत कार्य के लिए कुछ लोग आते हैं या सरकार की तरफ से आता है वो मिलता है, चूड़ा वगैरह, वही खा के दिन गुजारते हैं। तो अपार मुश्किलों का सामना है और ऊपर से ये दुख और दर्द कि उनके घर का क्या हाल हो रहा होगा। रात के इस पहर में देखिए रहे हैं आप, हर उम्र के लोग इस पानी से गुजर के घर में जाते हैं, सामान लेते हैं, किसी तरह से चौकी वगैरह पे छत पे इंतजाम है, जहां कंक्रीट है वहां पर कुछ लोग सो रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलें हैं, अपार मुश्किलें हैं। इसी के साथ सीतामढ़ी के इस बसंतपुर गांव से आपको हल्ला बोल में छोड़े जाते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।